जय हिंद डियर पेरेंट्स। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सैनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होने वाला है, और अगर एडमिशन हमारे बच्चों का हो भी जाता है तो बच्चों की फीस क्या रहेगी, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं, ठीक है, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। उन सब पे आज चर्चा करते हैं। बहुत सारे जो लोकल पेरेंट्स हैं उनकी भी क्वेरीज थी, ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन से भी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आज देखते हैं कि बच्चों का एडमिशन कैसे होने वाला है, उनकी क्राइटेरिया क्या रहेगा एज का, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, और सैनिक स्कूल में एडमिशन किस रिजर्वेशन जो मिलेगा, रिजर्वेशन किस बेस पर मिलने वाला है, ओबीसी को कितना है, एससी एसटी को कितना है, डिफेंस बैकग्राउंड वालों से कितना है, और उसकी फीस क्या रहनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करो, स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल में आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर की, एज क्राइटेरिया की, रिजर्वेशन कैसे मिलने वाला है, उनकी फीस क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, और फैसिलिटी क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं जिनको गवर्न करता है सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसके जो फॉर्म फिल कराए जाते हैं उसका वेंडर इस बार एनटीए को दे दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जिन्होंने अभी अभी अपनी जो फॉर्म फिल किए थे उनकी करेक्शन विंडो को 24 को क्लोज किया है। और इसकी जो एग्जाम की डेट निकल के सामने आई है वो है 28 जनवरी। क्लियर है। उसमें जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है 2024 का, उसमें 6th क्लास में एंड 9th क्लास में, ठीक है, जो क्राइटेरिया रहा है वो आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे आने वाली है कि सर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बाद में जो ई काउंसलिंग होने वाली है, उस ई काउंसलिंग में रिजर्वेशन जो मिलेगा वो किस पर मिलने वाला है। अगर बाई चांस हमारे बच्चे का, जब हमने फॉर्म फिल किया है उस समय अगर हमने हमारे बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको बनवाना है या नहीं बनवाना है। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे हमें हमारे होम स्टेट में कोई रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो 33 हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, जिसमें 15 और हैं, जिसमें जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपको एक कॉलम आ रहा होगा कि 40% प्लस ट्रैफिक वाला, ठीक है, वही सबने चूज किया होगा। तो सैनिक स्कूल में जो एनटीए ने फॉर्म फिल कराए हैं इस बार, उसमें क्या है कि एडमिशन टू दी सैनिक स्कूल विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड वंस अ ईयर। ठीक है, सैनिक स्कूल का एग्जाम साल में एक बार होता है, वहीं आरआईएमसी के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में होता है हर साल, और उसका जो एडमिशन होना है वो अप्रैल में होगा। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही वो आपकी एज क्राइटेरिया को चूज करते हैं कि आपका जो एज होना चाहिए वो अभी फॉर्म फिल के साथ साथ जब आप एडमिशन लेंगे उस समय भी आप उस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया के अंदर होने चाहिए। सैनिक स्कूल 2 क्लासेस में एडमिशन लेता है, एक 6th क्लास में और एक 9th क्लास में। 6th क्लास में जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए, और 9th क्लास में जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो उसकी कितने साल का, कि 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन होना चाहिए। और वो जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं 31 मार्च से। जब आप बच्चे को मेडिकल कराने के बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वहां पर जो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो आधार कार्ड दिखाना होगा, उसमें बच्चे की एट द टाइम ऑफ एडमिशन 31 मार्च के अकॉर्डिंग बच्चा 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल के बीच होना चाहिए, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन हमें किस बेस पर मिलने वाला है। चलिए, तो रिजर्वेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सबसे पहले उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, जब भी आप ई काउंसलिंग चूज करेंगे, कि सर हमें होम स्टेट का सैनिक स्कूल चूज करना है या अदर स्टेट का सैनिक स्कूल चूज करना है। ठीक है। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों ही उत्तराखंड के हैं। एक बच्चे ने उत्तराखंड का होने पर उसका डोमिसाइल भी उत्तराखंड का है, और उसने जो प्रेफरेंस डाला है वो भी उत्तराखंड के सैनिक स्कूल का ही किया है। जबकि जो दूसरा उत्तराखंड का बच्चा है उसको उत्तराखंड में एडमिशन नहीं चाहिए, उसको यूपी में एडमिशन लेना है या राजस्थान में एडमिशन लेना है। तो जब आप ई काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिल करेंगे तो उसमें ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि आप अपनी प्रेफरेंस में सबसे पहले अपने
होम स्टेट का ही सैनिक स्कूल चूज करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके होम स्टेट का जो सैनिक स्कूल है उसमें 100 सीट्स हैं तो उसमें से 67 सीट्स रिजर्व रहेंगी उसकी होम स्टेट के लिए, मतलब 67 सीट फिल की जाएंगी उत्तराखंड के बच्चों के द्वारा ही। उन सीट्स पर बाहर के किसी दूसरे स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। और 33 जो सीट्स होंगी वो होंगी आपकी अदर स्टेट्स के लिए, अदर यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब आते हैं सर कास्ट बेस पर क्या रहेगा। कास्ट बेस में उन 67 सीट्स का जो 15% रहेगा उन 33 से कोई मतलब नहीं है। होम स्टेट का जो सैनिक स्कूल आपने चूज किया होगा उसमें 67% जो सीट होंगी वो होंगी होम स्टेट के लिए, अपनी खुद के जिनका डोमिसाइल होगा उस स्टेट का उनके लिए। उसमें से जो 15% जो रिजर्वेशन रहेगा वो SC के लिए रहेगा, 7.5% ST के लिए रहेगा, ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो रिजर्वेशन है वो 27% है। यानी कि आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ई काउंसलिंग फिल करते हुए आप अपनी प्रेफरेंस में उन्हीं सैनिक स्कूल्स को यूज करें, उन्हीं सैनिक स्कूल को फिल करें जो आपके अपने स्टेट के हैं, ओबीसी हैं चाहे आप जनरल के हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलने वाली है उनकी तरफ से भी वो भी सबसे पहले होम स्टेट वालों को मिलेगी। 33 में बाद में आएंगे अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे वो। नेक्स्ट है बैलेंस सीट अगर आपकी 67 है, ठीक है, 10 हो गए आपके किसके, SC के लिए, 5 सीट्स हो गई 7.5% ST के लिए एंड 27% से 18 सीट्स हो गई आपकी OBC के लिए। तो यानी कि ये कितनी हो गई, 34 सीट्स SC ST एंड OBC के लिए होम स्टेट ने फिल कर दी। अब बात करते हैं कि सर जो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं उनको 25% सीट्स मिलेंगी रिजर्वेशन के लिए, यानी कि टोटल जो 9% सीट्स होंगी वो उन बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी जिनके पेरेंट्स, जिनके पापा, ठीक है, आर्मी में हैं। तो इसीलिए आप अपना और उस पर अपने बच्चे का, ठीक है, आपका जो बच्चा है, लड़का है या लड़की है जो भी है, जब आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट बनाएं तो उसमें आपके बच्चे का इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जनरल के लिए जो बची हुई सीट्स हैं भैया वो रह गई आपकी जनरल के लिए। और ये जो सेम क्राइटेरिया है वो है अदर स्टेट के लिए कि जो 33 में अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको भी SC के जो बच्चे हैं उनको 15% रिजर्वेशन मिलेगा 33 सीट्स का, ST वालों के लिए 7.5%, ठीक है, और OBC वालों के लिए 29 एंड डिफेंस पर्सन वालों के लिए 25%। तो यहां से एक चीज को कंक्लूड कर लेते हैं, और वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर सैनिक स्कूल में लिस्ट में नाम आने के बाद में जो ई काउंसलिंग में हमें जो चॉइसेस में स्कूल्स के नाम फिल करने हैं उनमें सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली बच्चे करते भी ऐसा है और करना भी है, आप उन स्कूल्स को फिल करें जो आपके अपने खुद के स्टेट के अंदर हैं। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां जब आपसे वो डोमिसाइल मांगेंगे तो उनमें से आपको सबसे पहले प्रेफरेंस उन बच्चों को रहेगी 67 सीट्स को जो उस स्टेट के हैं। आपकी जो भी कास्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। आप अगर डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए जिसमें आपके बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो टाइम आपको देंगे नहीं कि अगर आपको हो भी जाएगा कि चलो ठीक है आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, बच्चे का एडमिशन भी हो गया और हमने जो स्कूल चूज किया था उसमें एडमिशन भी मिल गया। अब बात आती है कि सैनिक स्कूल में फी क्या रहने वाली है। देखो नॉर्मल सी एक बात बोलता हूं कि आपका बच्चा अगर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की क्लास में बैठा हुआ है तो वो जो सेंस ऑफ प्राइड आता है ना, उसके लिए पेरेंट्स चाहे ये है कि चाहे कैसे भी वो पैसा देगा तन तोड़ के पर दे देगा। क्लियर है ना। लेकिन ये है सैनिक स्कूल में जो ट्यूशन फीस है, पॉकेट मनी हो गई, ठीक है, आपकी रिफंडेबल फीस वो उसकी बात नहीं करते हैं अभी, रिफंडेबल वो बाद की बात है जब आपका बच्चा पास आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके एडिशनल चार्जेस हैं, क्लोथिंग के चार्जेस हैं, डाइट चार्जेस हैं, जो आपकी मेस की बात हो गई, ठीक है, लॉन्ड्री चार्जेस हैं, वो अगर सारा कुछ मैं कंप्लीटली एक मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो बच्चों की फीस 1 लाख से लेके 1,60,000 तक रहने वाली है। उसमें क्यों सर ऐसा वेरिएंस क्यों आ रहा है, ये वो इसलिए आ रहा है कि फीस में यहां जो ट्यूशन फीस है, ठीक है, देखो क्लोथिंग वाले चार्जेस में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन जो ट्यूशन फीस है और जो मेस के चार्जेस हैं
उनमें दोबारा से बच्चों को रिजर्वेशन की क्राइटेरिया में रखा जाएगा। और रिजर्वेशन किस पे कि ओबीसी वाले हैं उनको उनका अलग रिजर्वेशन रहेगा उसी बेस पर, एससी एसटी वालों का भी है और डिफेंस पर्सन वालों का भी है। ठीक है, तो 1 लाख से लेके 1,60,000 1,60,000 तक फीस रहने वाली है बच्चे की पूरी साल की, जिसमें उसका रहना हो गया, खाना हो गया, ठीक है, और उसके लॉन्ड्री के चार्जेस हो गए, उसकी पॉकेट मनी वगैरह सब कुछ उसी में इंक्लूड है। लेकिन उससे अच्छी बात क्या है कि सर अगर बच्चे को इतना ज्यादा अगर दे रहा है तो उसमें फैसिलिटीज क्या मिलने वाली है। मैंने अभी एक लाइन बोली थी ना कि जब यूनिफॉर्म पहन के अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, 6 क्लास का बच्चा यूनिफॉर्म पहन के अगर क्लास में बैठा है, तो जो अंदर से सेंस ऑफ प्राइड है, जो डिसिप्लिन अंदर से बात आएगी, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। देखो फैसिलिटीज की बात होती है, जो सैनिक स्कूल के मेस का जो खाना होता है, हमारे यहाँ बच्चे हैं भी जो अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ और सैनिक स्कूल्स में भी हैं। एक सर भी है हमारे यहाँ जो कि कुंजपुरा से पास आउट हैं। ठीक है, तो मेस का जो खाना है वो अपने आप में बहुत ही हेल्दी खाना है। ठीक है, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उसके बाद सैनिक स्कूल किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में किसी और ऑल ओवर इंडिया के स्कूल से पीछे भी नहीं है। चाहे मैं स्विमिंग की बात करूं, चाहे मैं गेम्स की बात करूं, चाहे मैं हॉर्स राइडिंग की बात करूं, ठीक है, और उन सभी फैसिलिटीज के बाद में जो बच्चों की पासिंग आउट परेड होती है ना, वो बहुत देखने लायक होती है, क्योंकि पासिंग आउट परेड में पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो पासिंग आउट परेड भी बहुत देखने के लिए लायक रहती है। और जिन बच्चे जो 2024 के बाद नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल का सपना लेके बैठे हुए हैं, वो जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बैच कंटिन्यू है जो कि नेक्स्ट ईयर के सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।